जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। तो बढ़ते पहले अपडेट की तरफ जो आ रही है इंडोनेशिया और भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल जो है वो अब इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की कंपनी के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया और ये समझौता अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की संभावित सप्लाई, फाइटर जेट्स में इंटीग्रेशन और इंडोनेशिया में लोकल मेंटेनेंस की दिशा में पहला स्टेप माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर यह बात ध्यान देना जरूरी है कि अभी कोई फाइनल खरीद समझौता नहीं हुआ। ये मत समझिए कि डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और डील पर फाइनल फैसला आना बाकी रह गया। और अगर ये जो समझौता है वो हो जाता है इंडोनेशिया के साथ, तो इंडोनेशिया अस्त्र मार्क 1 का पहला विदेशी ग्राहक बनेगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि इंडोनेशिया की एयरफोर्स अपने Su-27 और Su-30 फाइटर जेट्स पर रशिया की R-77 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन मिसाइलों का स्टॉक काफ़ी पुराना हो चुका है, इसीलिए वो नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में भारत की अस्त्र मार्क 1 एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आई है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है, जो कि पुराने R-77 वेरिएंट की तुलना में काफ़ी बेहतर मानी जाती है। अस्त्र मार्क 1 की बात की जाए तो इसका एक्टिव रडार सीकर है, मिड कोर्स गाइडेंस है, सभी मौसम में ये ऑपरेट हो सकती है। फाइटर जेट्स, यूएवी, क्रूज मिसाइल जैसे लक्ष्यों को ये निशाना बना सकती है। बताया जा रहा है कि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो पहले फेज में 150 यानी कि 150 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें इंडोनेशिया को दी जा सकती हैं। इसी के साथ इंडोनेशिया में इनका मेंटेनेंस, रिपेयर और सपोर्ट फैसिलिटी भी बनाने की योजना है, जिससे कि भविष्य में मिसाइलों का रखरखाव लोकल स्तर पर किया जा सके। अब यहाँ पर भारत के लिए इसका बहुत बड़ा मतलब बन जाता है, क्योंकि इस डील के होने से भारत की पहली अस्त्र मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट होगी, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इवन भारत भविष्य में अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी अन्य जो स्वदेशी मिसाइलें उन्हें भी एक्सपोर्ट कर सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी केवल MOU पर साइन किया गया है, कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आपको जाननी ज़रूरी है कि किसी भी डिफेंस सौदे में कीमत, परीक्षण, इवन तकनीकी स्वीकृति और सरकारी मंजूरी जैसी कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें पूरा करना होता है। इसीलिए फिलहाल इसे अभी फाइनल डील मानना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट प्रोग्राम को एक बड़ी राहत मिल गई है, जिसके पीछे का कारण है कि GE एरोस्पेस ने F404 टर्बोफैन इंजन की 7वीं यूनिट HAL को दी है और ये डिलीवरी ऐसे वक्त पर हुई है जब पिछले 2 सालों से इंजन सप्लाई में देरी की वजह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो प्रभावित हुआ है। 7वें इंजन आ जाने से दोस्तों HAL के एयरक्राफ्ट निर्माण को स्पीड मिल सकती है और अभी तक HAL कई एयरफ्रेम तैयार कर रहा था और इंजन की कमी की वजह से इन्हें फाइनल रूप नहीं दिया जा रहा था। बट जैसे ही इंजन उपलब्ध होता है उसे तुरंत एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट, फ्लाइट टेस्ट और बाकी के प्रोसेस पूरे होते हैं। और तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सबको मालूम ही है। अभी फिलहाल 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का निर्माण जारी है। इसके अलावा 97 अतिरिक्त विमानों को भी सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर भविष्य में भारतीय वायुसेना के पास कुल 180 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स होंगे। इवन यहाँ पर GE एरोस्पेस का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा दी है। कंपनी तो ये भी दावा कर रही है कि भाई आने वाले समय में F404 IN-20 इंजनों की सप्लाई लगातार बढ़ेगी, जिससे कि HAL भी अपने प्रोडक्शन की स्पीड तेज कर सकता है। और इवन HAL पहले से ही तेजस की कई प्रोडक्शन लाइनें तैयार कर चुका है और भविष्य की ज़रूरतों को दोस्तों देखते हुए निर्माण क्षमता का विस्तार भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि 7वां इंजन मिल जाने से हमारा पूरा जो प्रोडक्शन का जो संकट यानी कि प्रोडक्शन क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा। और तेजस मार्क 1 की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भाई आने वाले समय में GE जो है वो इंजनों की सप्लाई कितनी तेज़ी से करता है। और अगर फिर इसने इंजन सप्लाई धीमी की तो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन और भारतीय वायुसेना को डिलीवरी दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वहीं इजराइल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए एक नया और ज़बरदस्त प्रस्ताव भारत को दिया है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत को अपने नए फाल्कन अवाक सिस्टम पेश किए हैं। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों यहाँ पर यह कि इस बार ये सिस्टम पुराने IL-78 विमानों की बजाय मॉडर्न बोइंग 787 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। और अगर ये ऑफर भारत एक्सेप्ट करता है तो इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी की हवाई निगरानी, एयर बैटल मैनेजमेंट और कमांड एंड कंट्रोल क्षमता में एक बड़ा सुधार मिल सकता है। और वैसे भी हमारे पास अवाक सिस्टम्स की कमी है। फिलहाल भारत के पास इजरायली फाल्कन सिस्टम वाले 3 अवाक्स हैं जो कि रशियन IL-78 विमानों पर लगे हैं। और दोस्तों ये जो बोइंग 787 बेस्ड नया प्लेटफॉर्म होगा
इससे भारत को कई फायदे मिल सकते हैं। पहला, एक तो ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। दूसरा, ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, कम रखरखाव की लागत आती है, अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इवन इसमें मॉडर्न रडार और मिशन सिस्टम के लिए बेहतर कूलिंग भी है और साथ ही इसमें ज़्यादा मिशन ऑपरेटर और इक्विपमेंट्स लगाने की क्षमता भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए रडार में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सुधार किए गए हैं, जिसमें कि AI बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग, बेहतर टारगेट ट्रैकिंग, इवन लो रडार सिग्नेचर वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहचानने की बेहतर क्षमता भी इन AWACS में होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में भी ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिलहाल इसकी रियल पावर यानी कि इसकी रियल क्षमता और रेंज पब्लिक डोमेन में नहीं है और आपको मालूम है कि भारत के पास जो अपना नेत्रा AWACS है वो 240 से 300 डिग्री तक की निगरानी कर सकता है। ऐसे में फाल्कन का रोटोडोम बेस्ड सिस्टम जो है वो 360 डिग्री की लगातार निगरानी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि भारतीय वायुसेना केवल विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इस समय नेत्रा मार्क 1A की खरीद योजना चल रही है। नेत्रा मार्क 2 का डेवलपमेंट DRDO कर रहा है, जो कि एयरबस A321 पर बेस्ड होगा। भविष्य में नेत्रा मार्क 3 भी आ सकता है, जो कि पूरी तरह स्वदेशी 360 डिग्री AWACS होगा और इसमें गैलियम बेस्ड ISR रडार लगाने की योजना भी है। फिलहाल इजराइल की तरफ से ये प्रस्ताव आया है, भारत ने इसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि बोइंग 787 बेस्ड AWACS खरीदने में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी होगा और अगर मान भी लेते हैं कि भारतीय वायुसेना इस प्लेटफॉर्म को चुनती है तो हो सकता है कि भारत के स्वदेशी नेत्रा प्रोग्राम के बजट और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उन पर असर हो सकता है। यही वजह है कि भारत अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर पूरी तरह फोकस करके रखा हुआ है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को जल्द ही मिलने वाला है एक ऐसा सिस्टम जो युद्ध के दौरान उसकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकता है और इस सिस्टम का नाम है स्वयं रक्षा कवच यानी कि SRK इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्ट्राल सॉल्यूशन इस सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू कर देगा और बताया जा रहा है कि टोटल 122 ERP यूनिट्स साल 2032 तक इंडियन एयरफोर्स को उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्वयं रक्षा कवच भारत का अपना खुद का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसका काम होगा दुश्मन के रडार का पता लगाना, मिसाइल लॉन्च होते ही वार्निंग देना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस उसे करना, सही समय पर जैमर्स और डिकॉय जैसे बचाव जो उपाय हैं उन्हें एक्टिव करना, एक साथ कई हवाई खतरों का सामना करने में पायलट की मदद करना। मतलब ये तेजस मार्क 1A के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर ये जो ERP है जिसे कि मिस्ट्राल सॉल्यूशन जो है वो डिलीवर कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ERP है ये इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। मतलब ये अलग अलग सेंसर से जानकारी लेता है, खतरे का विश्लेषण करता है और ये तय करता है कि किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, यानी कि दुश्मन की मिसाइल, रडार या अन्य इलेक्ट्रॉनिक खतरों का जवाब देने का फैसला यही सिस्टम करता है। फिलहाल नवंबर 2026 से पहली 4 ERP यूनिट्स डिलीवर की जाएंगी। शुरुआती यूनिट्स का उपयोग केवल फ्लाइट ट्रायल्स और टेस्टिंग के लिए होगा। 2027 से प्रोडक्शन तेज हो सकता है। 2028 से 29 और 29 से 30 के दौरान हर साल 26 यूनिट्स की डिलीवरी होगी और मैंने आपको बताया कि 122 ERP सिस्टम साल 2032 तक उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इस पूरे सिनेरियो का मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इन मॉडर्न डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण कर रही है। विदेशी मिशन सिस्टम पर हम निर्भरता कम करते जा रहे हैं और भविष्य में दोस्तों फाइटर जेट्स के लिए भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर स्वयं रक्षा कवच कोई नया इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि तेजस मार्क 1A की युद्ध क्षमता और उसकी सर्वाइवलिटी को बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन के एक बड़े डिफेंस फैसले ने भारत की एयर पावर को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल यूके ने दुनिया की सबसे आधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब मिट्योर के मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम को रद्द करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर ही सवाल आ रहा है भाई कि क्या इसका असर इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स पर पड़ेगा। पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस पहले मिट्योर मिसाइल को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब ब्रिटेन ने उस प्रोग्राम को बंद कर दिया है। इसके बजाय वो अपने फ्यूचर एयर सिक्योरिटी एफेक्टर्स नाम की एक नई पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करने पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसका मतलब है कि पुरानी मिसाइल को अपग्रेड करने की बजाय पूरी तरह नई मिसाइल बनाई जाएगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स की रफाल फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत मिट्योर मिसाइल है और ये रैमजेट इंजन की वजह से पूरी उड़ान के दौरान अपनी स्पीड और एनर्जी को बनाए रखती है, जिससे कि इसका नो एस्केप जोन
दूसरी कई मिसाइलों से बड़ा माना जाता है। और आप सबको मालूम है कि आने वाले टाइम पे भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास रफाल फाइटर जेट्स होंगे, जिसका मतलब साफ है कि भारत मिट्योर का सबसे बड़ा विदेशी उपयोगकर्ता बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यूके के इस फैसले से क्या अब मिट्योर मिसाइल बेकार हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मिट्योर मिसाइल का प्रोडक्शन, उसका रखरखाव और सॉफ्टवेयर अपडेट जारी रहेंगे, यानी कि इसकी वर्तमान क्षमता आज भी दुनिया की सबसे एडवांस पीवीआर मिसाइलों में गिनी जाती है और आने वाले कई वर्षों तक ये इफेक्टिव बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब मिट्योर को बड़े हार्डवेयर अपग्रेड मिलने की जो संभावनाएं हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है, वो कम हो गई है। जैसे कि नया रडार सीकर, बेहतर एंटी जैमिंग क्षमता, अधिक पावरफुल इंजन और ज़्यादा लंबी मारक क्षमता। मतलब अगर ये नए जो सुधार हैं वो नहीं होते इस पे, तो भविष्य में नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले इन्वायरमेंट में मिट्योर की जो बढ़त है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। चाइना के पास PL-15 जैसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा वो PL-17 को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान भी चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ अपने हवाई बेड़ों को मॉडर्न कर रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने भविष्य में चुनौतियाँ होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन भी है। पहला, भारत खुद की अपनी अस्त्र मार्क 3 को डेवलप कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर भारत यूके फ्रांस के FAC प्रोग्राम में जुड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल रफाल के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात साफ हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि मिट्योर के इस मिड लाइफ अपग्रेडेशन के रद्द होने से भारतीय रफाल पर तुरंत कोई प्रभाव पड़ेगा। मिट्योर दुनिया की सबसे सक्षम BVR मिसाइल है और अगले कई वर्षों तक ये प्रभावी बनी रहेगी। और दूसरा ऑप्शन भारत के पास है अपनी खुद की स्वदेशी अस्त्र फैमिली को आगे बढ़ाना। इसके अलावा भारतीय सेना ने अगले 5 वर्षों के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम घोषित किया। और ये केवल टैंकों को अपग्रेड करने की योजना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना। फिलहाल इस मेगा प्रोजेक्ट में जिन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड किया जाएगा उनमें 790 T-72 अजय टैंक, 200 T-90 भीष्म टैंक, 500 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, 230 आर्मर रिकवरी व्हीकल्स, मतलब कुल मिलाकर 1700 से अधिक बख्तरबंद प्लेटफॉर्म अगले कुछ वर्षों में मॉडर्न बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जो T-72 टैंक है उनके लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्हें मॉडर्न बनाया जाएगा। इन टैंकों के पुराने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग सिस्टम बदले जाएंगे ताकि वे लगभग नई स्थिति जैसी ऑपरेशनल क्षमता हासिल कर सके। और इस परियोजना को AVNL की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर पूरा करेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 1200 MSMEs और स्टार्टअप इसका हिस्सा बनेंगे। दूसरा है 200 T-90 टैंकों को फेज मैनर में उनकी मरम्मत और उनको मॉडर्न बनाना है, जिस पे लगभग 56,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही BMP और रिकवरी व्हीकल्स पर भी काम होगा, इन्हें भी मॉडर्न बनाया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्रोग्राम की है कि अब भारतीय टैंकों के साथ ड्रोन भी उड़ेंगे, जिनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट मिशंस पे किया जाएगा। मतलब टैंक अब केवल जमीन पर लड़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि ड्रोन के जरिए युद्ध क्षेत्र की बेहतर जानकारी हासिल कर सकेगा। और साथ ही दोस्तों हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफ़ी बड़ा फायदा होगा। फिलहाल भारतीय सेना अपनी प्लानिंग के अनुसार काम कर रही है और ये बात तो हम मानते हैं कि T-72 जो है वो पुराने डिज़ाइन के हैं और मॉडर्नाइजेशन से उनकी क्षमता ज़रूर बढ़ेगी। फिर भी ये पूरी तरीके से नई पीढ़ी के टैंक का ऑप्शन नहीं बन सकते। आगे भारत का प्रोजेक्ट रंजीत आएगा, वो सब इनका एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।